गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी। आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स के क्लास में जो आज का टॉपिक है वो है ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत का कथन क्या है, क्या स्टेटमेंट है, होता क्या है। तो ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार उन सब स्वतंत्रता की कोटियों से जिनके लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघातीय फलन होती है, औसतन समान मात्रा में ऊर्जा संबंध होती है। ये हैं ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई निकाय है और उस कण निकाय में जो कण है उस कण को निर्दिष्ट करने वाला जो चर है स्वतंत्रता की कोटि है, और उस स्वतंत्रता की कोटि का जो चर है वो है x। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है? स्वतंत्रता की कोटि होती है किसी कण की अवस्था को निर्दिष्ट करने वाला चर, निर्देशांक। तो ये x निर्देशांक है, x है उस अवस्था को निर्दिष्ट करने वाला चर मान लेते हैं। तो x की स्वतंत्रता की कोटि हो गई, x स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाला चर x है। यदि किसी कण की ऊर्जा इस स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाला चर का द्विघाती फलन है यदि किसी कण की ऊर्जा, तो उस स्वतंत्रता की कोटि से संबंध जो ऊर्जा है वो ऊर्जा होगी हाफ kT, यानी समान मात्रा में ऊर्जा संबंध होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसको कि स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन यदि कण की ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का मान हाफ kT होता है। ओके, याद रहेगा। ये दो ही है। फर्स्ट स्टेप है ऊर्जा उस कण का उस ऊर्जा जो है स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन हो तो उन स्वतंत्रता की कोटि से संबंध जो ऊर्जा है वो कितनी होती है? हाफ kT, समान मात्रा में ऊर्जा संबंध होती है। ओके, ये इसका कथन है और इस कथन को हम यहाँ पर व्युत्पत्ति करेंगे कि किस तरह से हाफ kT ऊर्जा सभी निर्देशांकों से संबंध रहती है। ओके, तो मान लेते हैं इसकी व्युत्पत्ति के लिए हम ये कहते हैं कि कोई निकाय ले लिया और उस निकाय में F तो स्थिति निर्देशांक है, Q1, Q2, Q3 और QF तक स्थिति निर्देशांक QF हो गए और F संगत संवेग निर्देशांक P1, P2, PF है। ठीक है, कोई निकाय है जिसमें कि इस निकाय को निर्दिष्ट किया जाता है स्थिति निर्देशांकों से, F स्थिति निर्देशांकों से, और ये संवेग स्थिति निर्देशांक PF। स्थिति निर्देशांक और संवेग निर्देशांकों से किसी निकाय को निर्दिष्ट किया जाता है। ओके, तो जब निकाय को निर्दिष्ट किया जाता है तो इस निकाय की जो ऊर्जा है वो इस निकाय की ऊर्जा E बराबर E इन स्थिति निर्देशांकों का फलन होगा और संवेग निर्देशांकों का फलन होगा। तो इस ऊर्जा को यदि हम ऐसे लिखें कि E बराबर EI प्लस E प्राइम, जहाँ पर जो EI है वो EI है सिर्फ इन निर्देशांकों में से एक संवेग निर्देशांक ith वाला, PI वाला कोई संवेग निर्देशांक है, इस निर्देशांक का फलन है EI एनर्जी, और जो E प्राइम है बाकी सभी निर्देशांकों का फलन है PI के अतिरिक्त। तो ये तो PI वाली ऊर्जा होगी और ये PI निर्देशांक के अलावा जितने भी निर्देशांक हैं यानी Q1 से QF तक तो स्थिति निर्देशांक हो गए और PI के अतिरिक्त सभी संवेग निर्देशांक जो है उनका फलन है E प्राइम। ओके, अब ये हो गया, इसको हमने एनर्जी में बांट दिया निकाय को। एनर्जी में बांटने के बाद में अब हम एक रेशो वो लेते हैं, रेंज लेते हैं कि संवेग निर्देशांकों की जो रेंज है वो है Q1 टू Q1 प्लस DQ1, ऐसे ही QF टू QF प्लस DQF, और यहाँ पर ही आ जाएगा PF टू PF प्लस DPF। ये एक रेंज ले ली और इस रेंज में
निकाय के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो पाए जाने की प्रायिकता है, प्रायिकता को हम इससे डिनोट करते हैं P, Q1, Q2, QF, ये इसका फलन हो गया और बाकी के इसके अल्पांश dQ1, dQ2, dP1, dP2 और dPF तक। ओके, और इस प्रायिकता को जो है वो हम लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन की जो प्रायिकता होती है वो Ce⁻βe और जिस अल्पांश का जिस चर का जो अल्पांश होता है वो, तो Ce⁻βe, E इज फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3, QF, P1, P2, P3, PF तक। ओके, तो ये हो गई प्रायिकता, इस निकाय की इस रेंज में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो हो गई ये। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि जो निकाय है उस निकाय में एक पीआई निर्देशांक है, जिस पीआई निर्देशांक से जो संबंधित ऊर्जा थी वो हमने किससे डिनोट करी थी, ईआई से। तो इस ईआई ऊर्जा का माध्यमान कितना होगा, इस ऊर्जा का हम माध्यमान निकालना चाह रहे हैं कि पीआई निर्देशांक से संबद्ध ऊर्जा ईआई का माध्यमान। तो ईआई बार माध्यमान क्या होता है, पीआई ईआई अपॉन पीआई, ये हो गया माध्यमान, पीआई ईआई अपॉन पीआई। ओके, ये समेशन कर दो और ये समेशन कर दो। ओके, अब यहाँ पर पीआई का मान, प्रायिकता का मान क्या है, Ce⁻βe और ये पूरा का पूरा मान हो गया, प्रायिकता का मान हो गया और ईआई से इसको गुणा कर दिया और समेशन सतत, ये डिस्क्रीट नहीं होकर के एक हमने रेंज ली है Q से लेकर के Q प्लस DQ, P से P प्लस DP। तो एक सतत निकाय है, इसलिए यहाँ पर समेशन की जगह क्या आ जाएगा, समाकलन। तो समाकलन समाकलन e⁻βe और ये EI PI से रिलेटेड एनर्जी होगी और बाकी के अल्पांश का मान स्थिति अल्पांश और संवेग अल्पांश, नीचे डिवाइड में प्रायिकता आ जाएगी, प्रायिकता समाकलन में ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर जो एनर्जी है E, इस एनर्जी को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो PI से रिलेटेड एनर्जी EI और बाकी की E'। PI के अतिरिक्त जितने भी निर्देशांक हैं Q1 से QF तक और P1 से PF तक एक्सेप्ट PI को छोड़ करके, तो ये एनर्जी हो जाएगी E'। उससे संबंधित एनर्जी ऐसे कैसे लिख दिया, EI dQ1 dP1। ओके, इसी तरह से नीचे भी एनर्जी का मान रख दिया। इस एनर्जी के मान में हमने EI वाली टर्म को एक जगह कर लिया, EI वाली टर्म को एक जगह करेंगे तो e⁻βEI और ये EI और EI से संबंधित जो निर्देशांक है वो PI है, तो PI को इधर ले लिया, तो ये एक इंटीग्रेशन अलग बन गया और बाकी का जो इंटीग्रेशन है वो एनर्जी E' का बच गया और बाकी का E' का इधर आ गया। इसी तरह से नीचे ऊपर नीचे ये C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वैसे ही हम नीचे कर देंगे e⁻βEI dPi हो जाएगा और इसके अतिरिक्त E' को इधर ले लिया और ये अल्पांश आ गए। ओके, यहाँ पर हम देखें तो इधर इस वाले जो सेकंड पार्ट में ये भी सेम है, e⁻βE', और इसमें PI के अतिरिक्त सारे अल्पांश, इसमें भी PI के अतिरिक्त, तो ये वाला और ये वाला आपस में कट हो जाएगा। कट होने के बाद में जो हमारे पास बचता है वो बच गया EI बाहर, इंटीग्रेशन e⁻βEI AI dPi अपॉन e⁻βE dPi। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन डिफ्रेंशिएशन के रूप में। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, किसका, e⁻βEI का, किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर माइनस लगा के करें तो हमारे पास में आता है बीटा के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, -EI माइनस माइनस प्लस EI हो जाएगा e⁻βI। तो इसको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पर e⁻βEI और EI को हमने लिख दिया डेल अपॉन डेल बीटा इंटीग्रेशन e⁻βEI dPi। ओके, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस डेल अपॉन डेल बीटा इंटीग्रेशन ln के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो ln है लॉग यहाँ पर इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लो यहाँ पर, यदि हम ऐसे को यहाँ पर ऐसे लिखे डेल अपॉन डेल बीटा ln x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x
डेल अपॉन डेल बीटा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसका अवकलन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये इधर वाली राशि है x की जगह हमारे पास में हो गई ये इंटीग्रेशन में ये वाली चीज़, तो ये इंटीग्रेशन में ये हो गई, तो 1 अपॉन एक्स डेल अपॉन डेल बीटा एक्स, इसकी जगह हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल बीटा ln x, तो डेल अपॉन डेल बीटा ln इंटीग्रेशन ये वाली, जहाँ पर पी का जो इंटीग्रेशन है वो पी का संवेग का जो मान है वो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक है, तो ये लिमिट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये वाला हमने इस तरह से मान रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख ही दिया। ओके, ये हमारे पास माध्यमान आ गया, पी से संबंधित ऊर्जा का माध्यमान पी बार। अब हम ये देखिए कि इसमें जो ऊर्जा है वो मान लेते हैं कि जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। ये जो गतिज ऊर्जा है पी से संबंधित ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा हमें पता है क्या होती है, बराबर होती है गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ठीक है, ये वेग निर्देशांक हो गया। अब हमें इसको संवेग में यदि कन्वर्ट करें तो हमें पता है संवेग में कन्वर्ट करते हैं तो mv बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है mv। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv इंटू mv, तो ये mv की जगह तो हम लिख सकते हैं p अपॉन 2 और v, अब v की जगह लिखे हैं p अपॉन m, तो क्या आ जाएगा p² अपॉन 2m। तो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या बन गई p² अपॉन 2m। यदि हम ये मान लेते हैं कि पी से संबंधित जो गतिज ऊर्जा है वो पी से संबंधित जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा ही है, तो जो EI है वो पी गतिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करने वाला चर, गतिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करने वाला चर जो है वो पी है, इसका द्विघाती फलन है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको EI इज प्रोपोर्शनल टू पी², तो ये द्विघाती फलन हो गया। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि कोई ऊर्जा जो है वो स्वतंत्रता को यानी ऊर्जा को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन है तो उस ऊर्जा का मान हाफ kT होगा। तो हमें EI बार का मान हाफ kT लाना है। ओके, अब हाफ kT लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन नियतांक को हटाते हैं, हटाएंगे तो नियतांक समाकलन को हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा bpi², bpi²। तो इस समाकलन को हम इस EI की जगह, इस PI की जगह हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन रख दिया माइनस बीटा पी EI dpi। ओके, EI की जगह मान रखा, EI की जगह मान रखेंगे तो माइनस bpi² dpi। ओके, अब मान लेते हैं कि ये है, यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। क्या पुटअप किया कि जो bpi² है इसकी जगह हमने y² पुटअप कर दिया। ओके, इसकी जगह हमने y² पुटअप कर दिया, तो y² पुटअप किया यहाँ पर, सॉरी बीटा की जगह बीटा पी, इसको बी तो नियतांक है, बीटा pi² बराबर y² पुटअप कर दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा बीटा की पावर हाफ और ये pi। ओके, अब यदि इस समाकलन को हम pi की जगह y में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा dy, ये बीटा और ये dpi। तो dpi की जगह हम लिख सकते हैं, उधर चला जाएगा तो ये बीटा की पावर माइनस हाफ और ये dy। ओके, तो इस समाकलन में जहाँ पर भी pi है उसको y में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो समाकलन है y में कन्वर्ट करेंगे तो ये बीटा की पावर माइनस हाफ जो है वो समाकलन के बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस बीटा pi की जगह pi² की जगह y² आ जाएगा और b कांस्टेंट है और dpi की जगह आ जाएगा dy। तो ये समाकलन इसमें बन गया। अब इस समाकलन का मान, ये जो समाकलन का मान है, इस समाकलन का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, इस समीकरण में रखेंगे। तो इस समीकरण में रखेंगे तो ये 2 है यहाँ पर, तो एक में तो ln है तो प्लस एक तो ये टर्म हो जाएगी, एक ये टर्म हो जाएगी। तो इसमें मान रखने पर आ जाएगा, इसमें मान रख दिया हमने, तो एक तो ये हो जाएगी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, माइनस अपॉन डेल बीटा की जगह पहले ln की जगह मान रख देते हैं, ln की जगह मान रखेंगे तो एक तो ये वाला जो हाफ है ये वाला माइनस हाफ आगे आ जाएगा और ln बीटा माइनस हाफ ln बीटा, और जो दूसरी वाली टर्म है वो दूसरी वाली टर्म जो है वो ये है
इस वाली टर्म को ln इंटीग्रेशन में e के पावर माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ जाएगा। अब ये तो ln में मान रख दिया हमने इसका। अब इसका डेल अपॉन डेल बीटा माइनस में, तो ई आई बार यहाँ पर मान रख देंगे। इस ln का मान जो है हमने निकाला वो यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस डेल अपॉन डेल बीटा आगे आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, और ये पूरी टर्म ln इंटीग्रेशन का मान ये आ गया। ओके, अब ln इंटीग्रेशन का मान आ गया है, तो यहाँ पर हम बीटा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। बीटा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ ln बीटा ln x का आता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन बीटा, और बीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन 2 बीटा, प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन में कोई भी बीटा नहीं है, इसलिए इसके सापेक्ष जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई आई बार बराबर होता है 1 अपॉन 2 बीटा, और बीटा का मान जो है वो हमें पता है, बीटा का मान होता है 1 अपॉन के टी। प्रायिकता जब मान रखा था e के पावर माइनस बीटा ई आई, तो ये प्रायिकता है बीटा, बीटा का मान है 1 अपॉन के टी, तो बीटा का मान 1 अपॉन के टी रखने पर ई आई बार बराबर कितना हो जाता है, हाफ, नीचे है 1 अपॉन के टी तो ऊपर चला जाएगा, तो हाफ के टी, यानी कि जो ई आई बार ऊर्जा का मान है वो कितना आ जाएगा, हाफ के टी। और ई आई बार को निर्दिष्ट करने वाला चर क्या है, पी आई, और यह जो ऊर्जा है वह इस चर की क्या थी, द्विघाती फलन। तो यदि कोई स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है यदि कोई ऊर्जा, तो उस ऊर्जा का मान जो है वो हाफ के टी हमने व्युत्पन्न कर दिया। ओके, ई आई इज प्रोपोर्शनल टू पी आई स्क्वायर है, तब ई आई बार बराबर हाफ के टी है, अर्थात पी आई निर्देशांक से संबंध माध्य ऊर्जा हाफ के टी होती है। इसी प्रकार से हम पी आई की जगह कोई दूसरा वाला निर्देशांक क्यू आई भी ले सकते हैं। क्यू आई से लेकर के भी यही रिजल्ट प्राप्त होता है कि क्यू आई से रिलेटेड जो एनर्जी है, संबंध ऊर्जा है, वो हाफ के टी आती है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि किसी स्वतंत्रता की कोटि से संबंध ऊर्जा का मान हाफ के टी होता है यदि उस स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाला चर उस ऊर्जा का द्विघाती फलन हो तो। ओके, तो यह है इसकी व्युत्पत्ति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।